नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम बस एक स्विच ऑन करते हैं तो उस तार के अंदर क्या होता है? आज हम उसी अदृश्य दुनिया में झांकने वाले हैं। चलिए बिजली के तारों के अंदर के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब ये रोज करते हैं। एक स्विच दबाया और फट से लाइट जल गई। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस एक पल में उस पतले से तार के अंदर क्या तूफान मच जाता है? ये एक बहुत ही सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे फिजिक्स की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। तो आज के सफर में हम कहां जाएंगे? हम शुरू करेंगे बिजली के इस अनदेखे प्रवाह को समझने से, फिर जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या भला, और धीरे धीरे तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों की माइक्रोस्कोपिक दुनिया तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और मज़ेदार बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट कोई इंसानी आविष्कार नहीं है। नहीं, ये तो प्रकृति का एक हिस्सा है जो हमारे चारों ओर हर पल हर जगह हो रहा है। इसका जो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही सिंपल है। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। बस यही वो एक आइडिया है जिस पर आज की हमारी सारी बातचीत टिकी हुई है। और ये सिर्फ हमारे घरों के तारों में ही नहीं होता। सोचिए, आसमान में कड़कने वाली बिजली, वो भी तो बादलों से जमीन तक चार्ज का ही फ्लो है। हमारी टॉर्च की लाइट हो, सेल से चलने वाली घड़ियां हो, अरे यहां तक कि हमारे दिमाग से शरीर तक जाने वाले सिग्नल भी, वो भी इलेक्ट्रिक करंट ही हैं। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये एक फ्लो है, एक प्रवाह है। पर इसे नापते कैसे हैं? इसकी कोई साइंटिफिक डेफिनेशन भी तो होगी, राइट? चलिए अब उस पर आते हैं। फिजिक्स की भाषा में हम इलेक्ट्रिक करंट को आई सिंबल से दिखाते हैं, और इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पानी का पाइप हो और हम ये नाप रहे हो कि एक सेकंड में कितना पानी एक पॉइंट से गुजर गया। बस यहां पानी की जगह इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इस फ्लो को नापने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो है एम्पियर, जिसे ए से लिखते हैं। तो अगर कोई कहता है कि 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर सेकंड में 1 कूलम चार्ज उस पॉइंट को पार कर रहा है। और यहां स्केल का जो फर्क है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ तो आसमान से गिरने वाली बिजली है जिसमें हजारों एम्पियर का करंट हो सकता है। सोचिए कितनी जबरदस्त पावर है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल दौड़ते हैं, उनका करंट इतना छोटा होता है कि उसे माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये करंट तांबे जैसी चीजों में तो आराम से बह जाता है, पर लकड़ी या प्लास्टिक में क्यों नहीं? क्या खास है इन मेटल्स में? जवाब छुपा है उनकी बनावट में। देखिए, जो धातुएं होती हैं ना, उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन अपने एटम से कसकर बंधे नहीं होते। वो आजाद होते हैं पूरे मेटल में कहीं भी घूमने के लिए। आप इसे फ्री इलेक्ट्रॉनों का समुद्र भी कह सकते हैं। और यही आजाद इलेक्ट्रॉन धातुओं को बिजली का इतना अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। पर मजे की बात सुनिए, जब तार में कोई करंट नहीं होता, तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स शांत नहीं बैठे होते। वो गर्मी की वजह से बहुत तेज रफ्तार से इधर-उधर रैंडम डायरेक्शंस में भाग रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो हर दिशा में जा रहे हैं, तो उनका नेट फ्लो मतलब कुल प्रवाह 0 होता है। अब जैसे ही हम तार के सिरों पर एक बैटरी लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ये फील्ड इन सब भागते दौड़ते इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में एक हल्का सा एक जेंटल पुश देती है। ये उस केओस में एक ऑर्डर ले आती है। और बस यही जो ऑर्गेनाइज फ्लो है, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो 1828 में जॉर्ज ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने इस फ्लो को लेकर एक बहुत ही सिंपल सा पर इतना पावरफुल नियम खोज निकाला, जो आज भी इस्तेमाल होता है। ओम ने बेसिकली ये देखा कि किसी तार में बहने वाला करंट उस पर लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो आप जितना ज्यादा धक्का देंगे, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, उतना ही तेज फ्लो होगा, मतलब उतना ही ज्यादा करंट बहेगा। सिंपल, राइट? और इसी रिलेशन को हम इस फेमस फॉर्मूला से जानते हैं, V = I × R। इसमें 3 खिलाड़ी हैं। V है वोल्टेज यानी धक्का, I है करंट यानी फ्लो, और R है रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। तो ये रुकावट या रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है? 3 मेन चीजें हैं। पहला, तार की लंबाई, जितना लंबा तार उतनी ज्यादा रुकावट। दूसरा, तार की मोटाई, जितनी चौड़ी सड़क उतना कम ट्रैफिक जैम, राइट? वैसे ही जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। और तीसरा, मटेरियल। कॉपर जैसी धातुएं कम रुकावट डालती हैं, लोहा ज्यादा। अच्छा,
अब कहानी में और भी डीप जाने का वक्त आ गया है, असली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और यहाँ जो हकीकत सामने आएगी वो शायद आपको हैरान कर देगी। हम सोचते होंगे कि इलेक्ट्रॉन एकदम सीधी लाइन में स्मूथली बहते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत में वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं और धड़ाम किसी एटम से टकरा जाते हैं, फिर थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं और फिर टकरा जाते हैं। रेजिस्टेंस का असली कारण यही टक्करें हैं। इस लगातार टकराने और फिर से चलने की वजह से इलेक्ट्रॉन असल में बहुत धीरे धीरे आगे खिसकते हैं। उनकी इस धीमी औसत रफ्तार को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग। ये उनकी अपनी पर्सनल रैंडम स्पीड से बहुत बहुत अलग है, जो कि बहुत तेज होती है। और यहीं पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर इलेक्ट्रॉन इतने धीरे मतलब क्रॉल कर रहे हैं, तो फिर स्विच दबाते ही लाइट इंस्टेंटली कैसे जल जाती है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए और अंदाजा लगाइए। एक आम तार में जिसमें करंट बह रहा है, उस एक अकेले इलेक्ट्रॉन की आगे बढ़ने की एवरेज स्पीड क्या होगी? क्या लगता है? जवाब आपको चौंका देगा। ये है लगभग 1.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, एक चींटी से भी धीमा। एक बार इस बात को जरा सोचिए। तो फिर ये जादू कैसे होता है? द सीक्रेट इज कि तेजी से ट्रैवल करने वाली चीज इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइट की स्पीड से फैलती